बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, बात होगी पाकिस्तान में इस वक्त जो एक कशीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है। गो के पूरी कौम इस वक्त क्रिकेट में मशगूल है, लेकिन एक दूसरी तरफ एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, खासतौर पे कलदम तंजीम की जानिब से TLP, जिसको कलदम करार दे दिया गया था और कुछ मुआहदे किए गए थे उनके, कुछ जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जी हमारे कुछ मुआहदे थे। सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो मुआहदा था वो जो फ्रांसीसी सफीर है उसको मुल्क बदर करने का था, एम्बेसी को बंद करने का था, उस पर अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। इस वजह से उन्होंने लॉन्ग मार्च का आगाज किया, जो कि लास्ट जुमेरात से आप कह लीजिए उसका आगाज हो चुका है। बीच में 2-3 दिन इतना कुछ कशीदगी नहीं रही, लेकिन अब देखने में आया है कि बड़ी कुव्वत के साथ, शिद्दत के साथ और शरपसंदी के साथ वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम यह जी कि मार्च करना या एहतजाज करना यकीनी तौर पर इसमें कोई मेरे ख्याल में सीरियस इतना वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, लेकिन अगर आप जो हैं फॉर एग्जाम्पल कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो ये बहुत सीरियस होगा। आज भी हमने देखा तकरीबन 3 पुलिस एहलकारों की शहादत हुई, 2 इससे पहले कबल जब लाहौर में शिद्दत इख्तियार किया था इस पूरे मामले ने, तो उस वक्त 2 पुलिसकार एहलकार वहां शहीद हो गए थे। तो इस पूरे मामले की सूरत हाल को जानने के लिए आज उसके बाद कुछ ऐसी जमातें जिसमें JUIF से मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इसकी हिमायत की और कहा कि जी ठीक है, हम भी हो सकता है कि इनके साथ मिलें और इनके पूरे जो करारदादें मंजूर होनी चाहिए। उस हवाले से बात करने के लिए भी हमारे साथ बहुत ही सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया है, JUIF से हैं, उनसे बात का आगाज करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कामरान साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब अगर मुझे सुन सकते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कामरान साहब, सबसे पहले मैं आपकी जातिया तज़किया लेना चाहूंगा। ये एक कलदम तंजीम है जिसको कलदम करार दिया जा चुका है। आप यकीनी तौर पे कानून के माहिर भी हैं, साथ साथ एक कलदम तंजीम है, वो इस वक्त जो है एहतजाज कर रही है। उनकी तरफ से कहा गया था पुरअमन एहतजाज होगा, लेकिन कुछ शिद्दत उनकी तरफ से भी नजर आई और कहा गया जी उनके पास गन्स हैं, क्लैशनकोफ हैं और तमाम तर चीजें। फिर आज फवाद चौधरी साहब एक स्पीच करते हैं, फिर उसी के बाद शेख रशीद साहब ने भी कहा जी कि 2 महीने के लिए रेंजर्स को तैनात कर रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं सर आप? पहले जरा अपना जाती तज्जिया कीजिएगा। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं जी। गवर्नमेंट के पार्ट पे 2 अमली है। पहली बात तो ये जो उसको कलदम करार दिया गया है वो कानून के मुताबिक नहीं करार दिया गया। ठीक है, ये तो एक अलग से ये बहस है, और अगर ये कभी चैलेंज होगी तो ये वो सस्टेन नहीं कर पाएगा वो आर्डर। अच्छा, हाँ, ये गलत तौर पे और गैर कानूनी तौर पे हुआ है। मैं उस बात पे नहीं जा रहा कि उन्होंने वो उस तंजीम की बाकी अच्छी है तंजीम या बुरी है, मगर मैं सिर्फ लीगलिटी पे जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अगले मरहले पे आ जाइए। जब कहते हैं और फिर उससे मुज़ाकरात भी करते हैं, उससे मुआहदे भी करते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के पार्ट पे जा रहा था। या तो आपकी पहली वाली बात ठीक है या दूसरी वाली बात ठीक है। और अगर लगता ये है कि दोनों बातें ठीक नहीं है, आप सिर्फ जो है ना वो अपना टाइम पास कर रहे हैं या टाइम पास नहीं करते, तो फिर आप खुद कंफ्यूजन का शिकार है। तो ये एक अजीब सी जो है ना वो इनका माइंड ही किसी चीज पे क्लियर नहीं है। कभी किसी चीज को कलदम करना, फिर कलदम से मुज़ाकरात करना, फिर उनके मुज़ाकरात के नतीजे में एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना, फिर उन एग्रीमेंट पे अमल न करना। ये सारा कुछ जो है ना वो होता नहीं है। रियासतें इस तरह से नहीं करती, हुकूमतें इस तरह से नहीं करती। ठीक है सर। तो आम लोग भी अगर कर ले तो उसको भी बुरा समझा जाता है, मगर यहाँ पे जो है ना रियासत और हुकूमत ये दोनों इस तरह से जो है वो कलदम तंजीम के साथ जो है ना वो इंटरेक्शन भी उनका होता है और उसके बाद जो है ना वो फिर उसके बाद रिजाइल भी करता है। राइट सर। फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफी उन्होंने डिटेल में कहा कि हम इस तरह के रिट, अगर रियासत की जो रिट है उसको खत्म करने की या उसको लॉस करने की, उसको जो है हम साथ शामिल नहीं होने देंगे, किसी को भी उसके ऊपर कोई बात नहीं आने देंगे और रियासत अपना जवाब देगी। अब्दुल्ला गुल साहब को भी मैं साथ शामिल करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अब्दुल्ला गुल साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इस वक्त बहुत ही मुअज़्ज़िज़ हमारे सेनेटर मौजूद हैं। उनसे मैं गुफ्तगू फरमा रहा था, कामरान मुर्तज़ा साहब से। अच्छा कामरान साहब, मैं बात कर रहा था फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह से आज जो बातें की हैं और कहा है कि जो रियासत है उसके ऊपर कोई बात नहीं आने दी जाएगी, चाहे जो शिद्दत पसंदी है जो भी है इसको किसी भी तरह से कबूल नहीं किया जाएगा। और कुछ दिन तक तो कह रहे हैं हमने बर्दाश्त किया है, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस स्टेट की तरफ से इस जवाब को कैसे देखते हैं? फिर रेंजर्स भी 2 महीने के लिए आ चुकी है। देखिए, ये इस बात पे भी जो है ना यू टर्न लेंगे। ये जो बात कर रहे हैं ये अच्छा। जो है ना, हाँ, इस बात पे खड़े नहीं हो पाएंगे जी। आप
गवर्नमेंटल रिट की बात करते हैं, गवर्नमेंटल रिट तो ये है कि किसी शहर में किसी भी जगह पे किसी भी घर में जना घुस के या किसी भी जगह पे घुस के किसी को भी होस्टेज किया जा सकता है। तो जब ये इतना छोटा सा वो मामला ये नहीं रोक सकते तो वो इतना बड़ा मामला कहाँ से रोक सकते हैं। ये तो पोस्टिंग ट्रांसफर पे ये भाई आए हुए हैं। ये जो लोग पोस्टिंग ट्रांसफर पे आते हैं ना उनकी आवाम में जड़े होती है और ना जो ना इनकी बात कोई सुनता है ना उन पर यकीन करता है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़े क्लियर अल्फाज में कहा है कि एहतजाज टीएलपी का हक है, टीएलपी पर जालिमाना तशद्दुद किया जा रहा है। तो क्या सर आप इनके साथ कुछ सपोर्ट करने वाले हैं, इनके साथ मिलने वाले हैं, एहतजाज में शरीक होने वाले हैं? तो कुछ इस तरह का कोई बयानिया है अभी तक? नहीं, इस तरह का कोई बयानिया नहीं है। लेकिन आम तासुर ऐसा मिल रहा है शायद आप लोग शायद इनके एहतजाज में शामिल ना हो जाए। नहीं, ऐसा है कि एहतजाज को आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी रिकग्नाइज करता है। राइट सर। और जब जिस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन मानता है हम सिर्फ दस्तूर के दायरे के पाबंद हो गए। अगर दस्तूर में एक चीज मौजूद है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, अगर कोई दस्तूर से बाहर सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, इवन वो कर जाए नहीं करते। जो चीजें दस्तूर के अंदर रहेंगी हम उसका इज्जत करेंगे, उसका एहतराम करेंगे और उसको आंखों पे रखेंगे। मगर अगर कोई तंजीम कोई अदारा जो है वो दस्तूर के दायरे से बाहर निकलता है तो फिर वो हम उससे कोई ताल्लुक नहीं रखते। ताल्लुक नहीं रख चलें, ये भी आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर दिया। वरना एक आम तासुर था कि शायद आप मिल सकते हैं उनके साथ। अब्दुल्ला गुल साहब से एक सवाल कर लेते हैं सर। बिल्कुल आपसे फिर एक दो सवाल हैं, फिर मैं इजाज़त लूंगा बिल्कुल आपसे। अब्दुल्ला गुल साहब सर, आज जो सूरत हाल हुई है, कुछ पुलिस वाले जो खास तौर पर अब हमारे दरमियान नहीं रहे, वो शहीद हो गए, यकीनी तौर पर ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से शिद्दत पसंदी का मुजाहरा किया गया, कुछ सिलसिला गर्म हो गया। कोशिश की जा रही थी कि शायद मसला हल हो जाएगा, लेकिन अब तक हल हो नहीं सका है। कोई कमेटी बनाई गई थी बुजदार साहब की तरफ से, वो भी काम नहीं कर रही। तो आप हमेशा हमें अंदर की खबर देते हैं, एक्चुअल खबरें देते हैं हुकूमती पहलू से भी और दिफाई पहलू से भी, तो जरा बताइएगा सर क्या होने जा रहा है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो कुछ भी हो रहा है, हम मुल्क बहुत खतरे की तरफ बढ़ रहा है जी। और जो मुआशी सूरत हाल है वो आपके सामने है, जो दीगर मामलात हैं, अंदरूनी सूरत हाल। अब ये सारा क्यों हो रहा है? पहली बात यह है कि नवंबर 2020 के अंदर एक मुआहदा हुआ जिसके अंदर वफाकी वजीर जो दो थे, एक उनमें शेख रशीद साहब और एक जो है नूरुल हक, ये शेख रशीद कह रहा हूँ, ये ब्रिगेडियर एजाज शाह थे और शेख रशीद ये थे नूरुल हक कासी साहब। अब ये दोनों हुए, बाद में जो है एक और मुआहदा हुआ जिसमें शेख रशीद साहब थे। ये तो उसी की कंटिन्यूएशन थी। मसला ये है कि जो नई मज़ाकराती कमेटियां बन रही थी और जिस अंदाज के अंदर बात हो रही थी, खुद शेख रशीद साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो बिल्कुल उनका कंटेनर हट जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। फिर मसला कहाँ खराब हुआ? मसला ये देखना चाहिए कि ठीक है, चलो फ्रांस के सफीर के ऊपर तो बात की जा सकती है, साद रिजवी की रिहाई के ऊपर क्या मसला था? तो एक तो ये कोर्ट की तरफ से शायद इजाजतनामा भी आ चुका है, कुछ कह गया कि देखिए कोर्ट की तरफ से तो जुलाई का इजाजतनामा आया हुआ है, कोर्ट के अहकामात हैं। दूसरी बात यह है कि 15 अप्रैल 2021 को एक बकायदा कहा गया, शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कहा कि रेफरेंस जो है वो भेज दिया गया है, हुकूमत को भेज रहे हैं और इसकी जो रेजोल्यूशन है यानी कि तहलील कर देना तहरीक लबैक को, वो तहलील के लिए जो है भेजा जाएगा। अभी तक रेफरेंस असेंबली में आया नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर बात ये हो रही है, फैसल वाडा साहब ने, आज ये मिनिस्टर हैं और उन्होंने वजीर बातदबीर ने ये फरमाया कि जनाब दोनों मिनिस्टरों ने जिन्होंने साइन किए, जो कि अभी भी कैबिनेट में मौजूद हैं, वजीर आजम इमरान खान को तो उनका इल्म ही नहीं था। अच्छा, अगर इल्म नहीं था तो उसके बाद फिर जो है वो बाकायदा असेंबली में बिल भी आ गया। अच्छा, वो चलो इल्म नहीं था तो उसके बाद फिर उनको उम्मीद है कि वो सजा दे दी जाएगी और उम्मीद है कि उनको जो है वो अपने ओहदों से बरतरफ किया जाएगा। तो ये किसको झूठ बोल रहे हैं? देखिए, मसला ये है कि ये झूठ से काम नहीं चलेगा। मुल्क इंतहाई खतरनाक सूरत हाल के ऊपर है। एक ऐसी जमात को आप अभी ये बता रहे हैं, वजीर दाखिला साहब, जिसके अंदर उनमें ये भी सवाल पूछा गया, एक सहाफ़ी ने कहा कि जनाब ये आप ही ने तो कहा था कि गिरा दो, जला दो, मुल्क को आग लगा दो, तो उसके ऊपर वो बात को तो खैर साइड पे कर गए। ये तो खैर उनका रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पे फैसला करना है। इस पे इलेक्शन कमीशन ने उनको इजाजत दी, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और फिर मुल्क की तीसरी बड़ी जो है वोटिंग पावर है उनके पास। बिल्कुल, आप जो है ये कह रहे हैं
आप ये कह रहे हैं कि उनको अस्करी जमात की तरह डील करेंगे, तो आप मुल्क की समझे तीसरी बड़ी वोटिंग पावर को अस्करी जमात की तरह डील करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और आप इतनी हिम्मत रखते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? इसका मतलब है कि मुझे जो अब अंदर की बात जो मैं आपको बताता हूं, जो मुझे खदशात है अंदर की, क्या मैं खदशा बता रहा हूं अपना, ये तो सीधा सीधा जो है वो हमारे जो मुक़्तदिर इदारे हैं और जो हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, क्योंकि पुलिस तो नाकाम होते नजर आ रही है, तभी तो रेंजर्स और को बुला अगर ली गई। जी, और रेंजर्स का आना जो है ये खुशाइंद नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि आप अवाम और अफवाज का तसादम कराना चाहते हैं। ठीक है, आप ये बता रहे हैं कि हमने जो है वो बड़ी बड़ी दहशतगर्द तंजीमों को नहीं छोड़ा। भाई आपने नहीं छोड़ा, ये अफवाज पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा। बिल्कुल ऐसा क्या ही। बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही। तो मसला ये है कि ये जो एक अवाम के अंदर, देखिए ना, मेरे वालिद साहब हमेशा कहते थे कि एक ऐसी सूरत हाल एक वक्त में आके पैदा कर दी जाएगी जब अवाम और अफवाज को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा। अब अगर हालात इतने तशवीशनाक होते हैं तो फिर और खुदा ना खास्ता जैसे रेलवे इस टाइम पे मुअत्तल हो चुकी है, देखिए मामूली बात नहीं है, सड़कें तो चलो समझ आती थी, लेकिन इस टाइम पे अभी पेशावर से भी जो है वो जीटी रोड बंद की जा रही है और जो दूसरी जीटी रोड है ये भी बंद हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर रेलवे भी बंद हो गई, तो हालात तो बड़े खराब है। अच्छा, तीसरी बात बड़ी अहम है। तीसरी बात यह है कि ये जो आज हमारे जो ज़हर है शहादतें हुई, देख के बड़ा दिल दुखा। में पाकिस्तानी है, वर्दी है, वहाँ पाकिस्तान का झंडा उस वर्दी पे पहना हुआ है, ड्यूटीज कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, वो कौन सा अपनी जाती तौर पे। हाँ, लेकिन मसला कि ये जो मुठभीड़ हुई है, ये जो झड़पें हुई हैं, तो ये जो 27 क्लशनकोफ वाले, उनको पता तो चल गए कि वो सादुकी के अंदर शामिल हो गए, तो जिसने ये इतला दी उन्होंने पकड़ क्यों नहीं लिए? मसला ये है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो पुलिस के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग हुई है, तो पाकिस्तान के पास तो बड़े अच्छे अच्छे निजाम हैं, ड्रोन मौजूद थे, दीगर कैमरे मौजूद थे, वो फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा रही जिससे पुलिस पे डायरेक्ट क्लशनकोफों से फायर किया गया? आपको इसके ऊपर डाउट नहीं है थोड़ा सा इस क्लशनकोफ वाले बयान के ऊपर? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल डाउट करना है कि जसारत ही नहीं कर सकता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फुटेज दिखा दें ताकि लोगों को पता चले कि सर मैं बिल्कुल आपकी तरफ वापस आता हूं। सेनेटर साहब हमारे साथ हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। सेनेटर साहब, मजहबी पहलू पे जरा बात कीजिएगा, क्योंकि आपकी जमात भी एक मजहबी पहलू रखती है। मौलाना फजल रहमान साहब खुद भी एक मजहबी लीडर हैं। इस जमात का भी जो गो के सियासी जमात है, और जैसे अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इन्होंने तीसरी बड़ी जमात, इतने वोट्स थे इनके मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पे इन्होंने नुमाइंदगी दिखाई अपनी और पावर दिखाई है, उनको बाद में कलदम करार दिया जाना, तो मजहबी एहतजाज को हमारे यहाँ उस मजहबी एहतजाज को पहलू को जरा बात कीजिएगा, क्या ये ठीक है, मुनासिब होता है? फिर ये मजहबी एहतजाज शिद्दत क्यों इख्तियार कर जाते हैं, इस पे भी जरा बात कीजिएगा सर। देखिए, जो बातें भी हैं, बल्कि आप इनको इस तरह से कह सकते हैं कि मजहबी सियासी जमातें, जैसे हमारी जमात जी, जैसे आपकी जमात है, बिल्कुल। हाँ, मजहबी सियासी होते हैं ना, वो मजहबी हवाले से जो है ना वो बात चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, मगर इसके साथ साथ जो है ना वो पॉलिटिक्स यकीनन कर रही होती है। बाकी जमातें जो है ना बाज़ औक़ात मजहब के हवाले से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अब जो उनका स्टैंड है, वो आप स्टैंड को गलत नहीं कह सकते, स्टैंड वैलिड है, बेशक, ठीक है ना जी। अगर कोई नबी करीम की तौहीन करेगा, खुदा बेशक हमारे आइन में है सर, बेशक उसको ना आपका दस्तूर जो है ना उसकी इजाजत देता है, ना किसी इंसान का जो है ना वो मजहब उसको इजाजत देता है, किसी मुसलमान का। तो जब ये चीजें होंगी और उस पर एहतजाज करना है, और फिर उससे भी बढ़ के ये कि आपकी अपनी कमिटमेंट जो है ना वो ऐसी मौजूद है, आपसे मुराद ये कि गवर्नमेंट साइड पे कमिटमेंट मौजूद है। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। वो गवर्नमेंट ने जब एक कमिटमेंट की, अगर उनका मुतालबा गलत था तो आपने कमिटमेंट की। अब इमरान खान साहब ने क्यों मना कर दिया मानने से, इसकी क्या वजह होगी? इमरान खान साहब तो यूटर्न के हेडमास्टर है ना, उन्होंने कब अपनी बात पे कायम रहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जब अपनी बात में उन्होंने कायम ही नहीं रहना होता, हम तो उन पर एतमाद ही नहीं करते ना, हम तो इस काबिल भी नहीं समझते कि उनकी बात जो है ना उसके ऊपर जो है वो एतमाद किया जाए। तो उन्होंने बहरहाल गलती की थी, टीएलपी ने, उन्होंने एतमाद कर दिया था, उनको आज पता चल गया कि ये फिर वही है, यूटर्न हेडमास्टर है। सर माशाल्लाह काफ़ी एक सियासी बसीरत है आपकी, सेनेटर हैं आप, कानून में भी माशाल्लाह एक पूरी एक नॉलेज रखते हैं आप, और थोड़ा सा ये बताएं कि ये मामला आपको कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? कोई डील बनती नजर आ रही है इस वक्त जो शिद्दत इख्तियार हो चुकी है? आपको लग रहा है रेंजर्स आने के बाद मामला बढ़ सकता है,
या कोई डील हो सकती है, किसी मिडिल ग्राउंड पे आकर बात खत्म हो सकती है? आपका ज़ाती तज़किया क्या कहता है? देखिए, इमरान खान साहब की जगह पे कोई भी शख्स होता, कोई भी और सियासी पार्टी होती, किसी सियासी पार्टी की बात नहीं करता, मगर इनके अलावा कोई और सियासी पार्टी होती और उसको इतने अच्छे हालात मिले होते, हर पेज उसके लिए क्लियर होता, हर जो है ना अदालत वो मेरे ख्याल है पता नहीं पाकिस्तान को कहाँ पहुंचा चुके होते। मगर यहाँ पे हर चीज जो है ना उनके लिए क्लियर थी, हर जगह पे उनको जो है ना वो ग्रीन सिग्नल मिल रहा था। इसके बावजूद उन्होंने जो है ना वो मुल्क का अशद किया। तो अब इस माजी के साथ, इस गुज़श्ता 3 साल के माजी जी सर, तो आगे बाकी 2 साल अगर उनको पूरे मिल भी जाए तो वो कोई कमाल कर देंगे। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं। और इस मामले को कहां तक जाते देख रहे हैं आप स्पेसिफिकली इस टीएलपी के मामले में? इस मामले में खुदा न खास्ता, जी सर, देखिए एक तो हुकूमत होती है या हुकूमत में बैठी पॉलिटिकल पार्टी होती है, राइट सर, उसके ऊपर तनकीद करना कोई मुश्किल नहीं होती या उसको माइंड करने वाली बात नहीं होती। इस मामले में जो है ना मामला तो रियासत की तरफ और रियासती अदालतों की तरफ जो है ना वो रुख उस तरफ जा रहा है। और सर पहले भी लाल मस्जिद का वाकया हमारी नजरों से गुजर चुका है, माजी में इस तरह के वाकयात हैं और उसके बड़े खतरनाक नताइज हम भुगत चुके हैं। देखिए वो आज तक, बल्कि आप लाल मस्जिद से पहले चले जाइए, कभी पाकिस्तान में जो ना इस तरह से दहशतगर्दी नहीं होती थी, कभी पाकिस्तान में इस तरह से धमाके नहीं हुआ करते। उसका हमने बहुत, उसके बाद ये सारे तोहफे तायब जो ना मुशर्रफ के जो ना इस बेवकूफ़ी की वजह से जो ना वो मिले, जो उसमें जितने पाकिस्तानी शहीद होते रहे, जितने इंसान मरते रहे, वो सारे जो ना वो मुशर्रफ की गलती की वजह से या उस जहालत की वजह से सब कुछ हुआ। अब ये जो ना फिर ये दूसरा वाकया जो ना मुशर्रफ जी, तो ये आपके ख्याल में सीरियस हो सकता है? उनके साथ थे, बल्कि उनके रोल पे थे, उनसे सीटें मांगते थे और उनके साथ जो ना वो एक डिमांड रखी हुई थी उन्होंने अपनी सीटों के। राइट सर, राइट सर, परफेक्ट सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। अभी मेरे कुछ आखिरी सवाल हैं अब्दुल्ला गुल साहब से, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। अब्दुल्ला गुल साहब सर, आप क्या देख रहे हैं अब आगे इस मामले में क्या होने जा रहा है? मतलब कोई डील बनती नजर आ रही है? क्योंकि मुआहदा तो पहले हुआ था, आपने भी बताया कि मुआहदा हुआ था, उस पर कार्बन होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होते, इमरान खान साहब ने कह दिया नहीं हो सकती है डील, रियासत के रिट को नहीं चैलेंज किया जा सकता, तो आगे अब क्या होता देख रहे हैं इस मामले में आप? अब्दुल्ला गुल साहब प्लीज चेक कीजिए, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? आवाज जी सर, आ रही है आपको? जी सर, प्लीज आवाज आ रही, प्लीज देखें, जहां तक ताल्लुक है मामलात तो अच्छाई की तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, और मुझे इसके अंदर खतर, देखें अगर दोनों तरफ हमारे पाकिस्तानी हैं और अगर कोई भी शहीद होता है, कोई भी इसके अंदर जो है वो लड़ाई के अंदर किसी जख्मी होता है या जान से हाथ धो बैठता है, तो इससे जो पब्लिक प्रेशर है वो बिल्डअप होता चला जाएगा। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जी क्लैशनकोफ वाले आ रहे हैं, दीगर लोग आ रहे हैं, मुझे याद पड़ता है कि लाल मस्जिद में भी कुछ यही बातें की गई थी और लाल मस्जिद आज तक संभल नहीं सकी। बिल्कुल, बिल्कुल, लाल मस्जिद एक छोटी सी मस्जिद थी, लेकिन पाकिस्तान में ये देखा गया कि दीनी जमातों को वोट नहीं पड़ते, लेकिन लोग बड़े बाहर निकलते हैं। माजी की तारीख भरी पड़ी है और ये खैबर से लेके जो है वो कोने कोने तक जो है वो ये आग फैल जाएगी। तो ये एक बहुत, मेरे ख्याल में ये एक सियासी मामला है, इसको सियासी अंदाज में डील करना पड़ेगा। मान लिया कि फ्रांस के सफीर के हवाले से आज वो कह रहे हैं कि फ्रांस का सफीर है ही नहीं पाकिस्तान में, भाई ठीक कह रहे हैं, वजीर साहब हैं वो सही कह रहे होंगे। फ्रांस का सफीर नहीं है तो क्या वो इनकी वजह से गया है या वो खुद गया हुआ है? ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि अदालती कमीशन जो है वो कायम होना चाहिए और पता चले कि कौन इसके अंदर, जो मैं पिछली दफा कह रहा था कि क्लैशनकोफ जो आई हैं या कुछ हैं या उनकी फुटेज है तो दिखाई जाए, ताकि आवाम को पता चले कि लोग कितना जुल्म कर रहे हैं पुलिस के ऊपर। देखिए ना, पता होना चाहिए कि रियासती इदारे के ऊपर तो पुलिस नहीं है। इसका एक तो मतलब आज बड़ा वाज़े आ गया ना कि रेंजर आने के बाद एक बात साबित हो गई कि पुलिस जो है वो हैंड्स अप कर गई है। अच्छा, ये एक खतरनाक, इट्स अ बैड ओमन। अच्छा, दूसरी बात उसके अंदर ये है कि जो अफवाज है उसके लिए जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर आपने उनको इंटरनल फ्रंट के ऊपर घसीटा तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत मुश्किल फैसला हो जाएगा। और तीसरी चीज इसके अंदर जो है वो आपकी मुआशी बदहाली और बाकी जो भी आपका ये मामला है, आपको असेंबली में लेके जाएं, आप इसको डिस्कस करें, आप उनको खुद कालम दम तो आप करार देते हैं,
असेंबली, आप ये रेफरेंस आज तक आपने जो है वो जमा नहीं कराया, आज तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया, आज तक इलेक्शन कमीशन उनको इजाजत दे रही है। देखें सर, सीधी सी बात है आसिफ साहब, ये जो हम देखें ना, 9/11 के बाद पाकिस्तान असल निशाना था। बिल्कुल ऐसा ही। अफगानिस्तान से जाने के बाद अमेरिका जो है वो कहीं खुदा ना खास्ता खाना जंगी की कैफियत पैदा करके ये ना कह दे कि एक ऐसा मुल्क जिसमें अवाम और अफवाज आपस में दस्तो गिरेबां है, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे, ऐसे मुल्क के पास न्यूक्लियर जैसी सलाहियत जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ एक स्टेप है, और ये जितने भी सियासतदान हैं ये चुप करके पतली गली से निकल जाएंगे और अपनी बिल्कुल यू टर्न ले लेंगे। वैसे ही सूरत हाल बदलते वक्त नहीं लगता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, ब्रेक है, ब्रेक से वापस आने के बाद कुछ मौशी सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे। मौजूद मेहमान हमें मजीद और भी ज्वाइन करेंगे। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब से रिक्वेस्ट की वो हमें ज्वाइन करें, कुछ फाइनेंशियली इकोनॉमिकली ओवरऑल जो सूरत हाल चल रही है उस पर बात करेंगे पाकिस्तान की। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक है, वापस यहीं से आगाज करेंगे हमारे साथ। राइट व्यूअर्स, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं और इस वक्त हम कुछ जो मौजू जिस पे हम बात करने वाले हैं वही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इस वक्त माशी सूरत हाल है इस मुल्क की, पाकिस्तान की, और ख़ास तौर पे जो अवाम परेशान है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, नागुज़ीर है। इस वक्त मौजूद जो मेरे मेहमान हैं मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। उनकी तरफ बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज हम बात के हवाले से करने वाले, एक एड मिली हमें सऊदी अरब की तरफ से ख़ास तौर पर, और उसके ऊपर एक ऑफ कोर्स शरह भी है, शरह सूद भी है उसके ऊपर, वो भी उन्होंने बता दी शौकत तरीन साहब ने बात करते हुए। दूसरी तरफ पेट्रोल फिर से महंगा होने जा रहा है जी। कुछ पेट्रोल हमने रिफाइंड पेट्रोल लिया है $1.2 बिलियन का तकरीबन सऊदीया से जो हमें मिलेगा फिलहाल, जिसकी पेमेंट डेफर्ड होती है बाद में दी जाएंगी। बट फॉर नाउ इस वक्त अवाम क्या एक्सपेक्ट करे? क्या IMF से कोई डील होने जा रही है? शौकत तरीन साहब ने कहा जी कुछ दिन की बात है, कुछ पॉइंट्स रह गए, आप भरोसा रखेंगे वो भी हो जाएगा। तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। अब्दुल्ला गुल साहब ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं। करंट सिचुएशन जो इस वक्त हो चुकी है, क्या उस पर मईशत दोबारा से, उस पर मईशत मजीद ख़राब हो सकती है अगर इस तरह की जो झड़पें शुरू हो गई हैं, जो सूरत हाल ख़राब है? फिर PDM भी एक तरफ से जो है वो हल्का हल्का उन्होंने भी अपना एक स्टैंड लिया हुआ है। तो अब्दुल्ला गुल साहब से साथ सिचुएशन के ऊपर भी बात होती रहेगी। मिर्जा साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस बैक। यू वर ऑन इंटरनेशनल टूर। हमने देखा नवाज शरीफ साहब से भी आपकी मुलाकात हुई, अच्छा लगा कि आप गए, आपने सूरत हाल को डिस्कस किया। तो पहले तो जरा बताएं नवाज शरीफ साहब से आपकी क्या बात हुई है, क्या प्लान हुआ, क्या चल रहा है? करंट मईशत को लेकर भी कुछ बात हुई होगी, इसहाक डार साहब से भी आपकी मुलाकात रही, तो उस पर मैं बड़ा एक तो शुक्रगुजार हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने डिस्पाइट वो बहुत बिजी थे, उन्होंने मुझे टाइम दिया मिलने का, एंड ऑलमोस्ट 1 आवर 1-to-1 मेरी उनसे मुलाकात हुई। ही वाज वेरी कंसर्न अबाउट पाकिस्तान। कराची के हवाले से खास तौर पे उन्होंने बात की, लोगों के बारे में, महंगाई के बारे में, बिजनेस कम्युनिटी के बारे में बातें हुई। और देखिए उनको बड़ी फिक्र है इस चीज की कि जिस सिंध में हुकूमत इसको ले जा रही है, आने वाली हुकूमत के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा हालात को सही करना, क्योंकि हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं, इतने कि अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर कल को कोई नई हुकूमत भी आती है तो उसके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि रिलीफ दिया जाए आवाम को, और आवाम अब सस्टेन नहीं कर सकते। अभी आपने अपने इंट्रो में भी इस चीज का जिक्र किया है, एंड माशाल्लाह ही इज फीलिंग गुड, ही वाज लुकिंग गुड। उनके इलाज थोड़ा सा चल रहा है, एंड होपफुली इंशाल्लाह वेरी सून ही विल बी इन पाकिस्तान। होपफुली वेरी, ये आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। असल ब्रेकिंग न्यूज आपने अब दी है कि वो बहुत जल्दी पाकिस्तान आने वाले हैं। चले, गुड हो गया, अच्छा लगा सुन के। अच्छा, अब जरा सा बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पहले जरा सऊदी अरब की तरफ से हमें जो ये अमाउंट दिया गया है इस पर थोड़ा सा बता दें। फिर डॉलर भी $2 नीचे आ गया है उस अमाउंट मिलने के बाद से, तो इस अमाउंट का क्या फायदा होगा? फिर हम जरा IMF की भी बात कर लेते हैं साथ। पहले जरा बताएं सऊदी अरब के इस सूरत हाल। देखिए सऊदी अरब ने हमेशा बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, और मेरी उनके एम्बेसडर से भी बात हुई थी, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उन्होंने भी इस चीज में बहुत ज्यादा मतलब रोल प्ले किया है, और सऊदी अरब ने हमेशा बुरे वक्त में पाकिस्तान का दिया, और आज भी
जब उसे मालूम है कि हमारी मईशत जो है वो इस वक्त प्रेशर का शिकार है और IMF जो है वो हम पे बहुत ज्यादा शराइत जो है वो लगा रहा है और छोटा अमाउंट लेने के लिए वो इतनी ज्यादा सख्त शर्तें लगा रहा है कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और उसको बर्दाश्त करना। सऊदी अरब ने हमारी यहाँ मदद की है 4.2 बिलियन से जी। इसके जी 2-3 फायदे हुए। एक फायदा तो आपको आज सामने आ गया डॉलर के मुकाबले में जो पाक रुपीस हमारा कंटिन्यूसली स्लाइड कर रहा था उसके अंदर कोई 2 रुपए से ज्यादा की एकदम से कमी आ गई, क्योंकि हमारे ज़खायर जो हैं, हालांकि अभी पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, मगर ये ऐलान ने ही एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये बतला दिया है कि हम अकेले नहीं हैं और इतना बड़ा अमाउंट जो उन्होंने प्लेज किया हमसे, तो ये एक बहुत पॉजिटिव मूव है। और मुझे ये लग रहा है कि एक आध दिन में 2-1 रुपए का और फर्क इसके ऊपर डॉलर पे पड़ेगा। हमारे ज़खायर जो हैं वो बहुत ज्यादा उसके अंदर वो होगा। दूसरी बात ये है कि एक IMF को भी हमने एक मैसेज दिया है कि उनके, देखिए IMF से हमें कोई ज्यादा अमाउंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वैसे IMF से अंदाजन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, तकरीबन जी देखिए हमारी एक ट्रिंच जो थी वो रुक गई थी, जो जिसके लिए अब हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं, क्योंकि बीच में उनकी कंप्लायंस जब नहीं हुई तो उन्होंने $6 बिलियन का जो हमको दिया था, जिसमें से 2-4 बिलियन उन्होंने दे भी दिए थे, 1 बिलियन की मिलनी थी। तो अब जो भी नेगोशिएशंस हो रही है वो ट्रिंच जो एक मिलनी है हमें उसके लिए हो रही है, मगर वो इतनी ज्यादा कंडीशंस हमारे ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि अमेरिका हमसे खुश नहीं है, और खास तौर पे ये लफ्ज जो यूज किया गया था एब्सोल्युटली नॉट, जिसपे हमने बड़ी खुशियां मनाई थी, भंगड़े डाले थे, आज हम उसके प्राइस पे कर रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट के। आपने देख लिया है कि IMF के जो है वो इतनी शदीद शराइत लगा रहा है। और एक हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे गए थे, उन्होंने उनको अंडरटेकिंग दे दी है कि 600 अरब रुपए की यकीन दहानी करा दी गई है। अच्छा। पेट्रोल लेवी, ये पेट्रोल की जो लेवी है उसके ऊपर, कि हम पेट्रोलियम लेवी कीमत में 600 अरब रुपए हम आवाम से रिसीव करेंगे। अच्छा। अगर हम 600 अरब रुपए हमने लेवी में कलेक्ट करने हैं तो उसका मतलब है कि 30 रुपए पेट्रोल पे हमारे प्राइस बढ़ेंगे। 10 रुपए हम बढ़ा चुके हैं, तो तैयार हो जाइए आप भी जनाब, 20 रुपए और बढ़ने जा रहे हैं पेट्रोल। 20 रुपए 20 रुपए अभी हम 7 पे रो रहे हैं, आप 20 की कहानी सुना रहे हैं सर, ये तो परेशान कर रहे हैं आप आवाम को। हाँ नहीं, ये क्योंकि ये इन्होंने अंडरटेकिंग दे दी है ना उनको कि हम 600 अरब की जो है पेट्रोलियम लेवी जो है वो उनके कहने को लगा रहे हैं। इसी तरह फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने उनको इस चीज की भी एश्योरेंस दी है कि हम बिजली भी महंगी करने जा रहे हैं, और वो क्या हो रहा है कि उसके अंदर 2 रुपए का इजाफा जो है, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे 1.95 का तो इजाफा हमने पर यूनिट किया था अगस्त में, अब 2 रुपए का इजाफा हम और करने जा रहे हैं। इस तरह कि वो यूनिट जो था, जो पहले 4 रुपए का था, अब कुछ अरसे बाद वापिस इस वक्त 6.5 रुपए का है, वो 8 रुपए का हो जाएगा। तो आप अंदाजा कीजिए कि क्या हम इस चीज को बर्दाश्त कर लेंगे। और आप लोग तो फिर भी लकी हैं, क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक वालों ने अभी कुछ दिनों पहले 69 पैसा जो पी यूनिट जो था और बढ़ा दिया है। अब जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी हो जाएगी तो इससे हमारी एक्सपोर्ट्स भी, फॉरगेट अबाउट के लोग किस तरह सस्टेन करेंगे, घर के बिल किस तरह पे करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट भी कंपेटिटिव जो है वो नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है कि IMF वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि 5,800 अरब रुपए आप कलेक्ट करें रेवेन्यू के मद में, किस तरह, जबकि हमारा जो टारगेट FBR ने रखा था वो 5,400 अरब था, यानी कि 400 अरब रुपए वो हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे भी ज्यादा कलेक्शन करें। अच्छा, टैक्स बढ़ाएं, उस सैलरी तबके के ऊपर जो टैक्स लगाने की बात की आप ऐड करते हैं तो आने वाले दिनों में मैं ये देख रहा हूँ कि एक आम आदमी जो है उसके लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि लोग ऑलरेडी सड़कों पे निकल आए हैं, और खास तौर पे हमारा गरीब तबका जो 25,000 की तनख्वाह पे होता है, पहले ये हुआ करता था कि उसका तकरीबन 30% जो है वो खुराक पे खर्च होता था, और अब जो है वो 50% से ज्यादा खुराक पे, यानी किसी की अगर 25,000 की तनख्वाह है तो 12,500-13,000 रुपए उसके सिर्फ खुराक जो है उस पर खर्च हो रहे हैं, और बाद में वो घर का किराया और इलेक्ट्रिसिटी के बिल, दवाएं वगैरह, ये किस तरह वो करेगा वो आप खुद। वही सर, इंसान खुदकुशियां ना करे, बच्चों को ना बेचे तो क्या करे। सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। अब्दुल्ला गुल साहब, अभी देखें मुल्क में दोबारा वो कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई, जिस पर भी हम बात भी कर रहे थे, आप तो ऑलरेडी हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। TLP का मसला चल रहा है, PDM भी कुछ एहतजाज कर रही है, आज भी नून लीग की तरफ से असम्बली के बाद एहतजाज हुआ है वहाँ पे, इससे पहले मैंने पीपल्स पार्टी की तरफ से एहतजाज देखा।
कराची में, सदर में। तो ये थोड़ा सा इस पर ज़रा बात कीजिए कि ये जो इस तरह की सूरत हाल है, क्या ये मज़ीद सूरत हाल ख़राब कर सकती है मुआशी? देखें, मैं अभी सारी बात सुन रहा था, जाहिर है फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात हो रही थी, बड़ी अच्छी मुनासिब नफीस गुफ्तगू थी। लेकिन मैं ये अभी बेग साहब बैठे हैं, बड़े माहिर मुआशियत भी हैं, मेरे बहुत अच्छे भाई भी हैं। ये अभी 12,500 13,000 रुपए खुराक की बात हो रही थी। तकरीबन गरीब के घर में 6 आदमी जरूर होते हैं, तो 6 आदमी जो होते हैं, मुझे जरा कैलकुलेट करके दे दें कि वो 12,500 में खाना कैसे खाते हैं। सिर्फ बाकी छोड़ दें, सालन वालन, मैं किसी चीज की बात नहीं कर, मैं सिर्फ 2 रोटी फी बंदे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो अंदाज़ा उन्होंने कहा, लेकिन मेरे ख्याल में वो मुश्किल होगा। हाँ, नहीं, गुजारिश है वो जो कह रहे हैं, मैं तो ये उसको बात को मजीद आगे बढ़ा रहा हूँ। देखें, मसला ये है कि इस टाइम पे हमें सऊदी अरब के हवाले से भी बड़ा, और मैं एक नया एंगल दे रहा हूँ। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, न्यूक्लियर कंट्री को डिफॉल्ट नहीं होने दिया जाता। ठीक है। अमेरिका ने अपना नया एलाई चुन लिया है, इंडिया, वो उनका यारेगार है। अब उसको वो नाराज भी नहीं कर सकते, अब वो दूसरे मुमालिक के जरिए हमें हेल्प करते हैं, और वो आपको तरीके पता है बहुत सारे हेल्प करने के, जैसे अफगानिस्तान के अंदर कभी कतर के जरिए पैसे दिलवाए जा रहे हैं, कभी ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, ये होता रहेगा। ये हमें अमेरिका की तरफ से मिल रहे हैं उनके कहने पे? बिल्कुल। अच्छा, ना करें सर, ये कौन सा एंगल दे दिया आपने? आपने पूरी कहानी बदल दी है सर, ये बोल के। सर मैं ये अभी मैं आपको अपनी बात प्रूफ करके, अच्छा जरा करें इस पे बात करें जरा प्लीज। अभी याद होगा आपको कि मोहम्मद बिन सुल्तान साहब, सलमान साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, $20 बिलियन का उन्होंने MOU साइन किया था। तो क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? पैसे आ गए पाकिस्तान। जबकि उसके बरक्स जो है वो $82 बिलियन का इंडिया से किया था, जिसमें से आधी रकम वहां पहुंच चुकी है अंबानी के पास। ओहो, अच्छा अच्छा, यानी मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपको भी याद होगा कि हमने चाइना से बोरो करके सऊदी अरब को पैसे वापस बिल्कुल दिए थे हमने, तकरीबन $2 बिलियन। तो याद नहीं कुछ, हाँ, तो याद आ गया ना आपको? याद आ गया। मैं तो सिर्फ यादाश्त, मुझे याद है जरा थोड़ा, तो मैं इसलिए वो बोल देता हूँ। लेकिन मसला ये है कि वो मुख्तलिफ तरीके होते हैं, इतनी आम ट्विस्टिंग भी नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने बहुत सारे काम लेने हैं पाकिस्तान से। अभी डू मोर, ये एब्सोल्युटली नॉट, किसने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट कहा? हमने तो एब्सोल्युटली यस कहा है उनको। कौन सी चीज पे एब्सोल्युटली नॉट कहा है? अभी आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान के ऊपर से जो एयर स्पेस पाकिस्तान के ऊपर से गुजर के जहाज जाएंगे और अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी करेंगे, इसके ऊपर पूरी स्टोरीज छप गई हैं भाई। अच्छा, वो ऐसी आपके ख्याल में अगर वो गलत स्टोरी थी तो कर दे हुकूमत पाकिस्तान। तो ये नियर फ्यूचर में आपको ऐसा होता नजर आ रहा है? अरे सर, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जरीदे पे मुकदमा कर देना। अच्छा, जो ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, इज्जत का कर देती स्टेट कि झूठी कहानी पाकिस्तान के मुतालिक जो है वो बयान की। तो ये मसला ये है कि जो फाइनेंशियल डिटीरिएशन है वो मजीद बढ़ाई जाएगी टू अ लेवल वेयर इट कम्स के जनाब न्यूक्लियर ज्यादा जरूरत है या आपको रोटी ज्यादा जरूरत है। ये बात है, फिर मजबूर कर दिया जाएगा कि आप उसको लेट गो कर दें। बिल्कुल, बेग साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं। 150 रुपए लीटर पेट्रोल जो है वो उन्होंने करना है। आपकी मईशत का बेड़ा गर्क होगा। सिर्फ ये नहीं है, चले इसको भी छोड़ दें। मुझे ये बताइए कि क्या हुकूमत के जो मुताबिक, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरा तो इल्म नहीं है, हुकूमत ने जो मुझे बताया वो ये कहा कि बम्पर गंदम की क्रॉप हुई ऐसा या नहीं हुआ? ठीक है, उन्होंने कहा कि शुगर केन की बम्पर क्रॉप हुई या नहीं हुई? ठीक है, अच्छा, तो फिर गंदम और चीनी क्यों महंगे हो गए? तो चलो बाकी वो एक्सपोर्ट की वजह से तो मंगवाते हैं, वो बाहर से इसलिए कि सारा का एक्सपोर्ट कर दिया आपने। वही ना, एक्सपोर्ट की वजह से। अब तो पाबंदी लग गई शायद, मेरे ख्याल से। जी, वो तो मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। ठीक है, मैं सर वापस आता हूँ आपकी तरफ। आपको बड़ा जबरदस्त आपने एक पॉइंट रेस किया, मैं मिर्जा साहब से उसके ऊपर कमेंट लेना चाहूंगा। मिर्जा साहब कैसे देखते हैं अब्दुल्ला गुल साहब के कमेंट को? क्या हमने एब्सोल्युटली यस कर दिया? साहब जो हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। जी बिल्कुल, आप दोनों बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं माशाल्लाह। मैं डिफर करूंगा कि ये अमेरिका के इशारे पे सऊदी अरब ने नहीं दिया। अगर अमेरिका हमसे इतना ही प्यार करता है तो वो जो बाइडेन साहब एक टेलीफोन कर लेते वहाँ से इमरान खान, वो भी किसी ने बोला है कि कर देंगे अभी कितने दिनों से बेचारे
इंतजार कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के। अच्छा। सबको फोन दुनिया के मुल्कों को चला गया, हमें वहां से नहीं आया। तो देखिए हो ये रहा है कि सऊदीया ने इससे पहले भी हमारी काफी मदद की है। अमेरिका क्या है कि इस वक्त अगर हमसे बहुत हमारा ख्याल कर रहा था बीइंग द न्यूक्लियर कंट्री, तो हमें कभी ग्रे लिस्ट में वो नहीं रखता। वो सिर्फ एक अपना इशारा करता तो आज हम व्हाइट लिस्ट के अंदर आ जाते हैं, और ग्रे लिस्ट में और हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मीट भी कर लिए जवाब थे। नहीं है। ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो व्हाइट में है और पाकिस्तान जो है वो ग्रे के अंदर है। वेरी सरप्राइजिंग। IMF जिस तरह की इस वक्त हमारे पे शराइत लगा रहा है, आर्म ट्विस्टिंग जो कर रहा है इस वक्त IMF, और अगर ये चीजें हमने उनके साथ एग्री कर ली तो जो सुनामी आएगा महंगाई का, वो मैं गरीबों की बात नहीं कर रहा, अब मैं कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास को भी वो बहा के ले जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपने अपने इंट्रो के अंदर एक TLP का भी जिक्र किया, तो देखिए TLP के बारे में मैं थोड़ा सा पास्ट में ये जानना चाहता हूँ कि कुछ महीने पहले आपने तहरीक लब्बैक के साथ 2 मिनिस्टर्स थे इनके, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर और मिनिस्टर ऑफ हज एंड औकाफ, जिन्होंने राइटिंग के अंदर उनको ये दिया कि हम बहुत जल्द एम्बेसडर जो है फ्रांस के उसको भेज देंगे, अपने एम्बेसडर को मंगा देंगे, बुला लेंगे, और हम फ्रांस का या यूरोपियन यूनियन का बाइकआउट कर देंगे प्रोडक्ट का। जिसके बाद फ्रांस ने नाराजगी में क्या हुआ कि हमें GSP प्लस फैसिलिटी जो थी उसको विड्रॉ करने का हमको इशारा दिया, और वहां पे करारदाद पेश हुई जिसके अंदर 266 यूरोपियन कंट्रीज ने हमारे खिलाफ और 3 ने हमारे फेवर के अंदर ये दिया हमें। जिसके बाद इमरान साहब ने गवर्नर पंजाब को भेजा कि खुदारा उनसे कहें हमसे गलती हो गई थी, हम ना अपने आपके एम्बेसडर को वापस कर रहे हैं। अब ये TLP वाले आपसे आके ये कह रहे हैं कि जनाब आपने हमसे जो एग्रीमेंट किया था कुछ महीने पहले जिसमें 2 आपके मिनिस्टर्स के साइन है, आप उसको इम्प्लीमेंट करें। तो देखिए अब ये हो रहा है कि पहले आपको ये करने की क्या जरूरत थी, जो अब आप यू टर्न आप इसके अंदर ले रहे हैं और इतना खून खराबा हो रहा है। छोटा सा ऐड करूं पॉइंट सर, बड़ी मजे की खबर आई है मुश्तक अभी कुछ देर पहले। जिन वुज़रा ने TLP से मुआहिदा किया था वो जिम्मेदारी लें, वजीर आजम पर ना डालें, फैसल वोडा साहब ने फरमाया। ये सोच है इस वक्त। एक्सक्यूज मी जनाब, कैबिनेट जो होती है ये मतलब ये बड़ा मजे का कमेंट है की होती है, और उनको कहा गया था ना। और देखिए हमारे ये जो वज़रा हैं कैबिनेट के, आप सोचते हैं कि इनमें इतनी स्ट्रेंथ थी कि ये कर लेते, इन्होंने डेफिनेटली ऊपर से ग्रीन लाइट तो ली होगी ना, उसके बाद साइन किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो जनाब यू टर्न लेते हैं, उन्होंने कहा हम दोबारा यू टर्न ले लेंगे। अब ये यू टर्न जो है वो हमारे गले पड़ गया है। और देखिए इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा जितने भी बाहर के डिप्लोमेट्स वगैरह हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं कि अगर ये लोग आ गए और घेराव हो गया और रेड जोन में चले गए, लोग अपनी फैमिलीज को वापस भेजने का सोच रहे हैं। इसको आप लाइटली नहीं लें। नहीं, इस पे बात अंदर कोई 10-12 जो थे पुलिस वाले मारे गए हैं, और इससे ज्यादा जो है तहरीक लब्बैक के लोग भी मारे गए हैं। मौलाना साहब ने भी इनको अपनी एश्योरेंस दे दी है। अभी मौलाना साहब के सेनेटर हमारे साथ थे, उन्होंने इस पे गुफ्तगू की है, कह रहे हैं हम साथ नहीं मिलेंगे लेकिन वैसे हमारी सपोर्ट है। अच्छा, दूसरा ये कि अभी जो है वो तहरीक लब्बैक की तरफ से भी वो आ गया है स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि हुकूमत मामलात खराब कर रही है, ये मजीद खराब हो सकते हैं, उन्होंने ऑफिशियली कह दिया। मगर कल हमारे शेख रशीद साहब तो टेलीविजन पे आपके चैनल पे भी हमने देखा था जिसमें ये कहा जा रहा था कि हर चीज सही हो गई है, हालात सही हो गए हैं, रुकावटें उठाई जा रही हैं, तमाम चीजें। तो फिर क्या हो गया आज? देखिए मिसलेड किया जा रहा है, कौम को गलत तरीके से गुमराह किया जा रहा है, उनको सच नहीं बतलाया जा रहा। आप ये सोच रहे हैं कि कोई टेलीविजन ये चीज दिखा नहीं रहा है तो किसी को कुछ पता नहीं लग रहा, मगर ये चीजें जो हैं मीडिया इस वक्त बिल्कुल सोशल मीडिया पे नजर आ रही हैं। आप छुपा कुछ नहीं सकते, वो दौर नहीं रहा। बहुत शुक्रिया सर। कैसे सर क्लोज कैसे करेंगे सर? आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं? नहीं सर मैं अब्दुल्ला गुल साहब से पूछ रहा हूँ। अब्दुल्ला गुल साहब कैसे क्लोज करेंगे? लास्ट मिनट है, आपकी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। जी अब्दुल्ला गुल साहब। देखिए मैं इतनी बात करूंगा कि ये तरीके होते हैं वेस्ट के, किसी को नाराज नहीं कि मैंने आपसे कहा न्यूक्लियर पावर है, और हमें मालूम है कि अरब दुनिया पे कितना उनका इन्फ्लुएंस है। जेरेड कुशनेर वगैरह सारे हम कुछ वक्तों से तो बढ़ी गया।
हाँ, वो सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन बहरहाल मैं इसमें जो अभी जो टीएलपी की सूरत हाल है उसके हवाले से सिर्फ इतना कहूंगा कि इसको फौरन सियासी तौर पर इस मामले को ठंडा करना चाहिए। और सिर्फ देखे ना, जब आप टीवी के ऊपर सिर्फ वन साइडेड स्टोरी दिखाते हैं, अगर ये इतने हमारे जो ज़ाहिर है जवान शहीद भी हुए और ज़ाहिर है जख्मी भी हुए, तो कोई वजह हुई होगी ना, कहीं इनकाउंटर हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, तो दूसरी तरफ कितने हुए वो भी जरा बताएं, क्लियर पिक्चर लेकर आए कमाल के सामने। बिल्कुल, हाँ, ताकि एक ट्रू पिक्चर आए। और एक सियासी जमात है और वो अभी तक तो सियासी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे डी रजिस्टर नहीं हुई, इसलिए उसको हमें देखना है और उसको हमें एक सियासी मामले को हमने जो है वो अस्करी तौर पे डील नहीं करना। हुकूमत जो है हर जगह के ऊपर अस्करियत को सामने रख के जो है काम करवा रही है, खुद कहाँ खड़े हैं। अगर इनकी खुद इतनी नालायकी है कि 2 मिनिस्टर अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बोल रहा हूँ सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान। उनको सैक करें और उनके खिलाफ इंक्वायरी करें और पता चले कि वो लोग जो ये कुछ इस तरह से है अब्दुल्ला गुल साहब, इस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले एक मसले को सियासी तरह से हल करने की कोशिश की गई, डील हो गई, मुआहिदा हो गया, अब उसी डील को एक अस्करी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। चलें जी, डील हो गया, गलत है, अब फौज उतार दो या रेंजर्स उतार, हर चीज के ऊपर जो है डेफिनेटली राइट सर मुझे हद तक जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी खुदा ना। राइट सर मुझे प्लीज माइंड अप करना है। अब्दुल्ला गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों के बाद आपसे गुफ्तगू हुई। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, आपसे भी बहुत अच्छा लगा, दोनों मौजूद मेहमानों से कुछ दिनों के बाद आज बात हुई है और इंशाल्लाह दोबारा आपको मदू करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त आज पैनल रहा, बड़ी खूबसूरत बातें हुई हैं। सेनेटर साहब का भी शुक्रिया जिन्होंने पहले मौजू पर हमसे बात की। सो कनेक्टेड मौजू थे, मईशत के ऊपर डेफिनेटली इसका इफेक्ट होता है। जब भी मुल्क के अंदरूनी मामला बेहतर ना हो और सूरत हाल कशीदा हो तो उसका एक इम्पैक्ट डेफिनेटली मईशत पे आता है। हम दुआ कर सकते हैं कि चीज़ें मजीद ख़राब ना हो। इससे पहले लाल मस्जिद का वाक़या हम देख चुके हैं। हमारे जितने भी मौजूद लीडरान हैं, जितने भी अकल समझ रखने वाले लीडर्स हैं, जो इस वक्त हुकूमत में बैठी शख्सियात हैं, वो यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में पाकिस्तान का भला सोच रही होंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन उनको तमाम तर पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेना होगा, वरना माजी में हम इसका खमियाजा भुगत चुके हैं। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात। आसिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।